गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, ऑन डिमांड इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। ये बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि छात्र इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं जब एकल संक्रमणीय पद्धति की बात किया जाता है। मैं उस पहेली को आज समाप्त करने वाला हूं आपके लिए। चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। ये होता क्या है बेसिकली? ठीक है मित्रों, इसका उद्भव कहां से हुआ है, जब तक ये इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे तो और मजा आएगा। तो देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है, इसका जो मुख्य विशेषता है कि जितने भी इसमें प्रत्याशी होंगे वो कम से कम एक से तो ज्यादा प्रत्याशी होंगे। एक से कम प्रत्याशी का मतलब इसका चुनाव यानी अकेला रहेगा तो निर्विरोध ही हो जाता है। ठीक है मित्रों, और जो है अब इसको देखेंगे कि इसका जो दूसरे का जो वोट है, दूसरे का वोट भी अन्य प्रत्याशियों पर किस प्रकार से परावर्तित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफरेबल भी है। तो वो सबको एक एक पॉइंट करके अगर देखें उसको तो बहुत मजा आने वाला है। कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर इसकी जन्मदाता को माना जाए, जन्मदाता तो ये हैमर है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति को सबसे पहली बार ये ब्रिटेन का हैमर नामक व्यक्ति ने प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा जो विशेषता हम लिखे है कि मत का हस्तांतरण होता है समानुपाती। देखिए दोस्तों, हम आगे चल करके और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे बताता हूं कि जो व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं एक से ज्यादा, तो जब उनके जो सबसे कम वोट पाते हैं उसके मतों का ट्रांसफर अन्य लोगों पर हो जाता है, उसी समानुपात में होता है जिस क्रम में वरीयता होता है। तो वरीयता वाला भी समझेंगे, तो अभी इसको खाली देखते जाइए। उसके बाद हम समझेंगे कि इसका चुनाव का जो प्रकृति क्या है। जनरली चुनाव दो प्रकार से होता है। एक प्रत्यक्ष तरीके से, आप लोग जो डायरेक्ट देते हैं, मुखिया को बनाने को, सरपंच बनाने, एमएलए एमपी को बनाने के लिए वोट देते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे वोट दे के आए बैलेट पेपर में या तो ईवीएम से, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन ये होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है मित्रों। कैसा चुनाव प्रणाली है? वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। और वो प्रत्यक्ष में भी दो प्रकार से होता है। एक तो आप गुप्त चुनाव कर सकते हैं, गुप्त वोटिंग कर सकते हैं, और जो है नहीं तो आप जो है ओपन कर सकते हैं। गुप्त ओपन को हम समझ लेते हैं। देखिए, गुप्त ओपन को समझने के लिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा इस साइड में। भारत में इस चुनाव पद्धति से, इस माने एकल संक्रमणीय पद्धति से 4 पदों का चुनाव होता है। 4 का याद रहेगा, 4 का मात्र चुनाव होता है भारत में एकल संक्रमणीय पद्धति से। पूरे विश्व में इस पद्धति से चुनाव होता है। हम भारत की बात कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। और गुप्त और खुला मतदान को समझने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखें, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त चुनाव होता है। इसके जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं गुप्त रूप से मतदान करते हैं, किसी को दिखाते नहीं। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी गुप्त होता है और विधान परिषद का भी गुप्त होता है। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होता है मित्रों, आप लोग देखे होंगे राज्यसभा टीवी इत्यादि में, कभी आपको मौका मिला होगा तो डिबेट में आप देखते होंगे कि जितने भी सीट यहाँ पे खाली होते हैं, ठीक है, और उसके लिए जब चुनाव होता है तो उसके पार्टी, अपने पार्टी के अध्यक्ष को वो वोट जो है वो नेता को दिखाना पड़ता है कि हम किसके पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लगभग खुला ही समझा जाए, खुला चुनाव हो गया। यानी लोगों को पता रहता है कि उसका जो वोट है किसके पक्ष में जा रहा है, तो खुला हो गया, ओपन हो गया, पता चल गया। लेकिन बाकी सबका पता नहीं चलता है। तो आप लोग समझ गए कि चुनाव की प्रकृति दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी दो प्रकार का, एक गुप्त और एक खुला। तो गुप्त वाला में सब, ये वाला गुप्त को हम जी से डिनोट कर देते हैं और ये ओपन को ओ से डिनोट कर देते हैं। राज्यसभा वाला ओपन है, बाकी आप सब समझ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, ये तो आपको हम बता दिए हैं कि कहीं भी चुनाव होगा, प्रतिस्पर्धा होगा,
तो कैंडिडेट एक से तो ज्यादा होना चाहिए, ये जान गए आप। विशेषता को एक बार अच्छा समझिएगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए जानबूझ के मैं आपके सामने पहले विशेषता को रख दिया हूँ। यहाँ तक समझ गए। और अब जो है यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो चुनाव होता है मित्रों, वो चुनाव आपको वरीयता क्रम में आपको वोट करना पड़ता है। मान लीजिए किसी चुनाव में, अब देखिए यहाँ पे एक जगह एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखाते हैं आपको वरीयता क्रम क्या होता है। कोई मेंबर है पी रॉय, ठीक है दोस्तों, और दूसरा मेंबर है एस शुक्ला, तीसरा मेंबर है एम सिंह, उसी प्रकार से बहुत सारे मेंबर होगा। ये चुनाव में भाग लेने वाला है। और ये जो ABCDE है ये प्रत्याशी है, माने ये लोग राष्ट्रपति के बनने के लिए वो तैयार है, यानी राष्ट्रपति का ये चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ये सब है, ठीक है। अब देखिए पी राय गया है चुनाव वोटिंग करने के लिए, उसके सामने में बैलेट पेपर है। वहां पे क्या होता है, जनरली आप जब चुनाव को वोट करते हैं, जैसे कि मुखिया का चुनाव करने गए तो जिसको मुखिया का, जिसमें 10 नाम आएगा और वो 10 चुनाव चिन्ह आएगा, जिसमें आपको अच्छा लगता है किसको मुखिया बनाना है उसके चुनाव चिन्ह पर आप वोट मार देते हैं, पुश कर देते हैं, वो काम खत्म हो जाए। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे पी राय को, ये मेंबर है, इसको वोट देना है, ये पांचों को वोट देना पड़ेगा। यहाँ पे किसी एक को वोट नहीं दे पाएगा, पांचों को वोट देना पड़ेगा। और पांचों को वोट देने में वो सिर्फ इतना तय करेगा उसका पहला चॉइस कौन सा है। उसके बाद अगर मान के चलिए जैसे कि पी राय का पहला चॉइस है ए, वो चाहता है कि ये जो है राष्ट्रपति बन जाए, जबकि वो अगर मान के चलिए उसके अगर ए नहीं हो पाए तो राष्ट्रपति सी बने, उसके बाद अगर वो नहीं बन पाए तो राष्ट्रपति बी बने, क्योंकि तीसरे नंबर पे, अगर वो भी नहीं बन पाए तो डी बने, और सब कोई नहीं बन पाए तो लास्ट में वो ई को रखता है। उसी प्रकार से गया एस शुक्ला जाता है, इसका ए जो चॉइस है, एक नंबर का चॉइस है, एक नंबर का चॉइस इसका बी है, ये चाहता है कि बी बने। तो इसको जो है ये जितने कैंडिडेट होंगे 5, 10, 15, 20 जो भी कैंडिडेट होंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो भी प्रत्याशी होंगे, सभी के लिए वोट एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। एक व्यक्ति सभी को वोट देगा, बस क्रम रखेगा कि पहले क्रम पर कौन, दूसरे क्रम पर कौन, तीसरे क्रम पर कौन, उसका चॉइस, तो उसको बोलते हैं वरीयता। तो ये समझ गए मित्रों, वहां से इसको समझ गए वरीयता। और जब वरीयता का बात आया तो एक और अच्छा चीज आपको बताऊंगा, मजा आएगा, कि हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसीलिए कई विद्वानों ने बोला है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। आप जाते हैं एमएलए का चुनाव में, एमपी के चुनाव में, मुखिया सरपंच इत्यादि के चुनाव में, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति चुनाव वहां पे वोट देके चला आता है और वो शिक्षित प्रत्याशी भी बनता है। लेकिन यहाँ पे जो वोट देने वाला व्यक्ति होगा, जो मेंबर होगा, वो कतई वो शिक्षित नहीं होगा। कैसा लगा? नया लगा? इसको अच्छा से समझिए। यहाँ पे वोट देने वाला वो शिक्षित बिल्कुल नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं होगा? उसको शिक्षित होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसको जो है वरीयता क्रम डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो वोट देने वाला व्यक्ति होगा एटलीस्ट वो शिक्षित होगा। समझ में आ गया? वरीयता क्रम और शिक्षित वाला बात ये समझ में आ गया। अब देखिए फिर से एक बार कंपैरिजन करके आपको बताते हैं कि जब हम लोग चुनाव जनरली करते हैं, जैसे क्लास में हम एक मॉनिटर का चुनाव करते हैं, हम क्लास में 50 लड़का है, जिस किसी एक लड़का के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट आया वो मॉनिटर हो गया। गांव में मुखिया बनाते हैं, सबसे ज्यादा जिसका वोट हुआ वो मुखिया बन गया। एमएलए को चुनते हैं, सबसे ज्यादा वोट आया एमएलए बन गया। चाहे वो वोट कितना ही कम या ज्यादा हो, कोई लेनी देनी नहीं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं कि किसी चुनाव क्षेत्र में 1000 वोटर है। कितना वोटर है? 1000 वोटर है, और इसमें 25 प्रत्याशी भाग लिया, और जब ये पहला जो प्रत्याशी जो उसका वोट आया मात्र 200, और 200 ही सबसे ज्यादा वोट था, उससे सबको नीचे कम ही कम आया, तो 200 वोट लेकर के भी वो चुनाव जीत जाता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो सबसे हाईएस्ट वोट गेटर रहेगा वो विनर है। लेकिन एकल संक्रमणीय पद्धति में ऐसा नहीं होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति में एक पैमाना होता है, उस पैमाना को आपको पाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, और उसमें भी आप लोग को
कई चीज का आइडिया होगा, कटअप का एक आइडिया होगा, हम बता देते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो जैसे बीपीएससी का आप मेंस दे रहे हैं, ठीक है, मेंस दे रहे हैं, तो जो हाईएस्ट जो नंबर लाएगा उसका तो रैंक क्रम से ऊपर बनेगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा पैमाना लगा रहता है कि नहीं हिंदी में आपको पास करना पड़ेगा, हिंदी में आप पास नहीं करिएगा तो उसके बाद काउंट ही नहीं होगा। तो एक वो पैमाना है, उसी प्रकार से इसका पैमाना है कि आपको जो है ये विनिंग बोर्ड तक पहुंचना ही पड़ेगा। आप विनिंग बोर्ड नहीं पहुंचिएगा तो आपको विजय नहीं मिल सकता है। तो विनिंग बोर्ड का यहाँ पैमाना है, वो पैमाना क्या है, बोलता है कुल वैध मत, जितना टोटल वोट डाले जाएंगे उतना बटे कुल सीट की संख्या। कुल सीट की संख्या क्या, कुल सीट का संख्या का मतलब यहाँ हुआ अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मतलब एक, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो एक, हो सकता है राज्यसभा का अगर चुनाव हो तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या। मान लीजिए बिहार की राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और वहाँ 10 सीट खाली है, तो कुल संख्या का इसका यहाँ पे 10 बैठेगा +1 और +1 बाद में, तो वो इसका फार्मूला बनता है विनिंग वोट का। विनिंग वोट का एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। विनिंग वोट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, विनिंग वोट इक्वल टू जो कुल संख्या, कुल वैध मत, मान लीजिए कुल वैध मत हम 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है मित्रों, उसमें अब राष्ट्रपति का चुनाव की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर जीतने वाले की संख्या कितना है, 1, उसमें 1 जोड़ना है और +1 करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे निकालिएगा तो 51 वोट, अगर 100 वोट अगर टोटल गिरा है राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर किसी व्यक्ति को 51 वोट आ जाता है तो वो जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन ये राज्यसभा के लिए 51 वोट नहीं होगा फॉर्मूला में। अगर इसी को राज्यसभा में देखिए, मान लीजिए हम राज्यसभा के लिए लेते हैं, चलिए 51 तो राष्ट्रपति का था, और राज्यसभा के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला लेंगे, मान लीजिए 100 वोट था और बिहार के राज्यसभा को चुनना है, वहां पे 10 सीट खाली है, ठीक है, तो 10 सीट खाली है, यहाँ देखिए 10 +1 हो जाएगा और फॉर्मूला के आधार पर +1 यहाँ बनेगा, तो 100/11 +1 हो जाएगा। तो यानी लगभग यहाँ पे अगर 11 कर देते हैं 99 9 और +1 तो मतलब 10 वोट में ही वो जीत जाएगा, एक कैंडिडेट 10 वोट में ही जीत जाएगा। तो उसके लिए ये पैमाना, उसके लिए तो फॉर्मूला वही है, आपको समझना है कि इसके जगह पर कुल सीट की संख्या पर ये डिफर होगा, क्योंकि 4 प्रकार का चीज को हम चुनाव करते हैं इस तरीके से। राष्ट्रपति के समय में तो एक ही होगा, उपराष्ट्रपति में भी एक ही होगा, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में अलग अलग होंगे। जिस राज्य से संदर्भ होंगे उस राज्य का कितना सीट खाली है वो यहाँ पे बैठेगा, बाकी फॉर्मूला वही होगा। तो विनिंग वोट आप समझ गए मित्रों, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सिर्फ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लाने से आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनना है तो आपको विनिंग वोट का पैमाना को छूना पड़ेगा। तो हम एकदम अप्रोक्सीमेटली एक प्रकार से अप्रोक्सीमेटली जो अभी भारत के जनसंख्या के और वोट के हिसाब से जो डाटा है उसको लाने की कोशिश किया राष्ट्रपति हेतु। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का जो वोट का जो वैल्यू है 10.9 लाख 10.98 लाख के आसपास है। तो फार्मूला बैठा है, इतना वैध मत है, समझ गए, ये वैध मत है। तो एक सीट आप प्लस उसमें 1 +1 करिएगा, यानी कि इसका निकालिएगा तो 5,49,000 एक वोट अगर किसी को मिले तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर अभी हम जो है इतना एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में जान रहे थे, एकल संक्रमणीय पद्धति हम समझ गए भली बात है। अब चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, हम जो बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से। तो जब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो हम लोग इतना सा और थोड़ा जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आखिर कौन होता है। तो मित्रों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा एक बात याद रखना है, जीवन पर्यंत याद रहेगा, वो ये है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च पद होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है, इसीलिए उसको ऐरू गैरू वोट नहीं देगा, मनोनीत लोग वोट नहीं देगा। देखिए हम याद रखने के लिए ऐरू गैरू बोले, इसको अदर वे में नहीं लेना है, ठीक है। राइट ब्रेन खोलने के लिए आपको ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐरू गैरू नहीं लेगा। जो व्यक्ति निर्वाचित होकर जाएगा, चाहे तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है, चाहे तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में या तो विधानसभा में। लोकसभा का चुनाव होता है, जो निर्वाचित होगा
राज्यसभा में मनोनीत भी होता है, निर्वाचित भी होता है। वहां पे निर्वाचित, हम निर्वाचित की बात करेंगे तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। यानी इसके निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। किसके किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। तो मित्रों देखिए, विधानसभा जो है सारे राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन सारे केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा नहीं है। तो सारे केंद्र शासित, लेकिन कुछ दो राज्य ऐसे हैं, दो केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानसभा है, एक पांडिचेरी और एक दिल्ली। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था कि किस राज्य का, कौन सा राज्य है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? पांडिचेरी और दिल्ली हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ कि निर्वाचकों का मत का मूल्य अलग अलग होता है। मित्रों हम जब राष्ट्रपति पढ़ने लगेंगे उस समय मत मूल्य निकाल के आपको बताएंगे। इसका एक बार मैं एक लाइन में बता दूं, मत का मूल्य अलग अलग इसलिए होता है कि मत का जो मूल्य होता है वो जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है, और एमएलए का क्षेत्र और एमपी का क्षेत्र में अंतर होता है। एमएलए का क्षेत्र छोटा होता है, एमपी का क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए उसके मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। अभी बस इतना सा ही। ठीक है, अब आइए जो कि आपका हमेशा के लिए पहेली बना रहता है उसको समझेंगे। वो क्या है? वो देखेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर होता कैसे है। ठीक है मित्रों, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन को देखने के लिए अब हम सबसे पहले आपको ये बता दें। क्या बता दें? वोटिंग का तरीका क्या है। सबसे पहले आप वोट दीजिएगा कैसे, ये तरीका हालांकि पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। एक आदमी पी रॉय है, वो वोट देने जाता है। अब हम देखो एग्जांपल ले रहे हैं, और 5 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, ए बी सी डी और ई। ये गया पी रॉय और ए नंबर को बोला कि मेरा राष्ट्रपति ये होना चाहिए, तो उन्होंने ए को वोटिंग कर दिया। ठीक है, 1 नंबर पे। उसके बाद सी को दूसरे नंबर पे, बी को तीसरे नंबर पे, 4 नंबर पे, डी को और ई को लास्ट में। उसी प्रकार से ए शुक्ला भी वरीयता के क्रम में क्या किया? वोटिंग किया। एम सिंह भी वरीयता के क्रम में वोटिंग किया। उसी प्रकार से सो एंड सो वोटिंग होते रहा। ठीक है मित्रों, सो एंड सो वोटिंग होते रहा। फाइनल हम 3 एग्जाम्पल देंगे आपको। 3 एग्जाम्पल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आखिर होता क्या है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से वोटिंग गिरा। ठीक है, इस प्रकार से वोटिंग हुआ और काउंटिंग हम करते हैं। काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? जीत के लिए जब काउंटिंग की बात आता है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, प्रथम वरीयता वाले को काउंट करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी, यानी कि ए का प्रथम वरीयता में कितना वोट आया, बी को प्रथम वरीयता में कितना आया, सी को प्रथम वरीयता में कितना आया, डी को और ई को। अगर पहले वरीयता में ही अगर 51 आ जाए, जो हम यहाँ पे आपको बताए थे 51 आ जाए, ठीक है, तो ये 51 अगर पहले वरीयता में आ जाएगा तो आगे दूसरी वरीयता को तो हमको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी दूसरे वरीयता को काउंटिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हम पहली वरीयता को मापते हैं। तो फिर अगर उसमें वो नहीं जीत पाया, कोई 51 नहीं आ पाया। देखिए राष्ट्रपति के लिए वैध मत यही है। राष्ट्रपति के लिए पैमाना क्या है? राष्ट्रपति के लिए पैमाना कुल मत अगर हम 100 में मान के चल रहे हैं, 100 में 1 + 1 + 1 यानी कि 51 चाहिए। हम अब इसी पर हम आपको सारा उदाहरण बताएंगे। ठीक है, तो 51 चाहिए। हम 100 मत पर ही अभी लेके चल रहे हैं। कितना मत लेके चल रहे हैं? 100 मत लेके चल रहे हैं। तो पहली बार में अगर 51 से ज्यादा किसी को मिल गया तो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनेगा मित्रों। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 में वही हुआ है। ए नंबर को मिल गया पहली वरीयता कितना? 55, बी को मिला 25, सी को मिला 12 और डी को 6 और ई को 2। सबको जोड़िएगा तो 100 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा जोड़ के, तो ये 100 आ जाएगा। तो ये देखिए हमको 55 51 ही चाहिए था, तो ये बन गया राष्ट्रपति। कौन बन गया? ये राष्ट्रपति हो गया। एग्जाम्पल 1 फिनिश। ठीक है मित्रों, क्योंकि प्रथम वरीयता में ही वो इतना वोट लेके आ गया कि 51 को क्रॉस कर गया, वो राष्ट्रपति बन गया। चलिए दूसरे नंबर पर हम आएंगे। अब आगे का देखेंगे। प्रथम यहाँ पे देखेंगे, फिर 100 ही वोट का हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ? ए को मिला 48, ठीक है मित्रों, बी को मिला 12 और सी को मिला 16
डी को मिला 14 और ई को मिल गया 10। अब बताइए किसी को 51 आया है? 51 किसी का नहीं आया है, तो राष्ट्रपति कोई बना? नहीं बना। तो प्रथम चरण में तो कोई राष्ट्रपति नहीं बना। तो ये जो काउंटिंग है द्वितीय चरण के लिए जाएगा। द्वितीय चरण में जाने के लिए मित्रों यहाँ पे एक टेक्निकल तथ्य को समझना पड़ेगा। यहाँ होगा क्या कि ये पूरे चुनाव में जितने लोग भाग लिए थे उसमें जो सबसे कम वोट लाया होगा उसकी वोट को काट दिया जाएगा, है ना। ई को सबसे कम आया, यानी उसको वो तो चुनाव जीत ही नहीं सकता, उसको हटा दिया। उसका जो वोट है 10, ध्यान दीजिएगा, उसका जो वोट है 10 वोट मिला था इसको किसमें? प्रथम वरीयता में। उसके बैलेट पेपर में द्वितीय वरीयता तो कहीं होगा। ध्यान से सुनिए, यही पे टेक्निकल वर्ड है, इसको समझना है। हम 2 बार 3 बार बोलेंगे। हम क्या बोले कि ये जो अभी सबसे कम आया तो उसको हटाना है, दूसरे बार उसका काउंटिंग नहीं होगा, उसी का वोट ट्रांसफर होगा इन चारों पर, जो हम आपको बताए थे यहाँ पे कि मत का हस्तांतरण होगा। कैसे होगा अभी देख लीजिए, क्योंकि ये अब दूसरे स्टेज में चुनाव चला गया है। दूसरे स्टेज में जैसे ये 10 का हम देखे कि ये सबसे कम है तो इसको काटे, और इसका 10 प्रथम वरीयता में तो द्वितीय वरीयता इसके बैलेट पेपर में, यानी जो 10 बैलेट पेपर में पहला मिला होगा, इसी 10 के बैलेट पेपर में द्वितीय वरीयता हम खोजेंगे कि किसका कितना द्वितीय वरीयता हम खोजे। ये देखिए ई का द्वितीय वरीयता हम खोजे तो उसमें हमको मिला ए का 5 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 2 है। फिर से एक बार हम बताते हैं ये क्या है 5, यानी कि अगर इसका 10 को बैलेट पेपर ऐसा था, ठीक है मित्रों, 10 को बैलेट पेपर में 1 नंबर था तो 2 नंबर पर ए था, ठीक है, 2 नंबर पर ए था, ऐसा कितना था 5 को था, बी वाला ए को था, सी को वाला 2, तो यहाँ पे बैठाइए, ए का स्थान पर 5, बी का स्थान पर 1, सी का स्थान पर 2 और डी का स्थान पर 2। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय वरीयता वाले लोगों को हम जो द्वितीय वरीयता में वोट किया था उसको हम क्या किए? अनुसमानुपात में, इसीलिए हम यहाँ समानुपाती शब्द का भी वर्ड यूज किया, यानी कि जितना वो यहाँ पे 10 में से कितना लोग द्वितीय वरीयता ए को दिया, 5 लोग दिया तो 5 इसमें जुड़ जाएगा। 10 में से कितना लोग द्वितीय वरीयता बी को दिया, 1 को दिया तो 1 जुड़ गया। 10 में से कितना लोग द्वितीय वरीयता जो है सी को दिया, 2 था, उसी प्रकार से डी। अब जरा जोड़ के देखिए तो ये हो जाता है 53, ये हो जाता है कितना 13 और जो है ये हो जाता है 18 और ये हो जाता है 16। ठीक है मित्रों, जैसे ये 53 हो गया, क्योंकि ये पैमाना तो 51 तक ही था, ठीक है मित्रों, जैसे ही 53 हुआ ये है जीत गया, तो ये पुनः जो है ये राष्ट्रपति बन गया। ठीक है मित्रों, ये पुनः क्या हुआ? राष्ट्रपति बन गया। समझ में आया मित्रों? मजा आया? चलिए यहां से और भी ज्यादा हम क्लियर करेंगे। लास्ट एग्जांपल उसमें देखिएगा। अब क्या किया, फिर एक एग्जांपल लिए, ए को आया 40 मत, बी को आया 35, सी को आया 15, डी को आया 10। इसमें 4 ही प्रत्याशी को लिए, आप ले सकते हैं कितना भी प्रत्याशी ले सकते हैं। तो 4 प्रत्याशी में देखिए, सबसे पहले अभी देखिए, ये चारों को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कोई यहाँ पे जीत नहीं रहा है, राष्ट्रपति का पद किसी को मिल नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद मिलने के लिए 51 वोट चाहिए। हम तो 100 पर बात कर रहे हैं, 51 चाहिए, 51 किसी का है नहीं। अब आप ही बताइए सबसे पहले कौन कटेगा? स्वाभाविक है सबसे कम ये कट गया। इसकी 10 वोट के बारे में, ये इसकी 10 वोट इस तीनों में जुड़ेगा। चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए कि डी का 10 वोट इस प्रकार से पड़ा, यानी ए का द्वितीय वरीयता 2 गो था, बी का द्वितीय वरीयता 8 गो था और सी का द्वितीय वरीयता क्या था? 1 था। तो एक प्रकार से हम इसको लगा दीजिए, ए का 2 और बी का 8 और सी का 1। और एक प्रकार से मोटा मोटे जोड़ के देख लीजिए, ये 42 होता है, ये 43 होता है, ये 16 होता है। तो अभी भी कोई राष्ट्रपति बना नहीं बना, तो अभी भी अगला चरण में फिर वही होगा। अब सबसे कम कौन है? ये कट गया। अब इसके पास कितना बैलेट है? 16 बैलेट। 16 बैलेट में फिर देखेंगे कि द्वितीय वरीयता किसका किसका है। तो उसमें मिला ए वाले का 6 और बी वाले का 10, तो बी वाले में डाले 10 और इधर वाले डाले 6। तो अब एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये 42, ये तो 48 हो गया, ये तो बना नहीं, और लेकिन ये हो गया 53। अब बताइए मित्रों, यही एकल संक्रमणीय पद्धति की खूबसूरती है
कि प्रथम वरीयता इसको कम मिलने के बावजूद भी अंत में जीता कौन? कौन जीता? तो ये जीता बी। अब बना राष्ट्रपति बी। ठीक है मित्रों, शानदार ढंग से हमको लगता है आप लोग को पता चल गया होगा और आज के बाद से जो आपके पास पहेली था वो समाप्त हो गया होगा। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। इसी तरह मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।